अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया भर में जहां आलमी तनाज़ात हैं, मौसमियाती तब्दीलियों, खुराक के आलमी बहरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, तो वहीं इनका हल तलाश करने के लिए सीका तंजीम के रुकन ममालिक काज़ाकिस्तान में जमा हो रहे हैं। इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में 27 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे माशी तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही, नित नए जन्म लेते इंसानी बहरान और दीगर खतरात से निमटने के लिए अपना लाहे अमल भी पेश करेंगे। नाज़रीन, ये जो इजलास है, इस इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव के दरमियान होने वाली मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान को यूरिया खाद की फराहमी में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का अयादा भी किया। आस्ताना में 2 रोज़ा इजलास में कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की काज़ाकिस्तान में मसरूफियात क्या रहेंगी, कौन कौन सी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और पाकिस्तान इस दौरे से क्या हासिल कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको एक पैकेज में दिखा रहे हैं। फिर तज्ज़िया लेंगे। मेरे साथ खालिद तैमूर साहब मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट देखें। रूस यूक्रेन तनाज़ा, दुनिया भर की मईशतों को सुस्त रवि का सामना, माहौलियाती तब्दीलियों का चैलेंज, बड़ी मुआशी ताकतों के दरमियान सबकत ले जाने की जंग। ऐसे में अहम ममालिक के सरबराहों की वस्त एशिया के तारीखी शहर आस्ताना में बड़ी बैठक एक अहम मौका है कि इन मुल्कों की क़यादत दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासर करने वाले रूस यूक्रेन तनाज़ा का हल निकाल दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इन रहनुमाओं में से हैं जो ऐसे बैनुल सरबराही इजलासों में अपनी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाते हुए दुनिया भर में अपने खित्ते और अपने मुल्क को दरपेश चैलेंजों से मौके तलाश करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। एशिया में रवाबित और इतमाद साजी के इक़दाम पर आस्ताना में होने वाले छठे सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म आस्ताना पहुँचे तो काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बायोफ ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, चीन के नायब वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान और ईरान के सदूर समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान काज़ाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल सीका के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुल्कों के दरमियान बातचीत, अफ़हाम तफ़हीम और ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर करेंगे। काज़ाकिस्तान की मेज़बानी में सीका तंजीम का तीसरी बार सरबराही इजलास हो रहा है। ये एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए अहम फोरम है, जिसका मकसद मसाइल पर इत्तिफ़ाक़ राय, बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखना जरूरी है। दूसरे जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के 2 रोज़ा दौरा काज़ाकिस्तान के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि दुनिया को तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से कसाद बाजारी का सामना है। सीका रवाबित के जरिए एशिया में इक्तिसादी ताउन और सलामती को नई जहत मिलेगी। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। बिल्कुल जी, काज़ाकिस्तान में जमे हैं एशियाई मुल्कों के जो सरबराहान हैं, इससे क्या एशिया के लिए बेहतरी होने जा रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद तैमूर साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम।
खालिद साहब, एशियाई मुल्कों के मसाइल बहुत सारे हैं, इस खत्ते के मसाइल बहुत सारे हैं। आपको लगता है कि ये जो एक बड़ी बैठक हो रही है एशियाई मुल्कों के सरबराहान की इस वक्त काज़ाकिस्तान में, ये इन बहरानों से, इन चैलेंजेस से निपटने में कुछ मुआविन साबित होगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सामीन को और नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये सीका है क्या। सीका बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के नाम से ये एक तंजीम है जिसका क़याम 1992 में हुआ था, और उस वक्त के कज़ाकिस्तान के जो सदर थे नूर सुल्तान नज़रबायोफ, उन्होंने इसका क़याम किया था। इसके 27 ममालिक जो हैं इसके मेंबर्स हैं, और कुछ इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और कुछ इनकी पार्टनर स्टेट्स हैं। ये एक बहुत अहम तंजीम इस लिहाज से है कि किसी भी और तंजीम में एशिया के अंदर इतने ज़्यादा ममालिक नहीं हैं, जैसे कि 27 कंट्री, 27 ममालिक इसके अंदर हैं। ये इजलास एक बहुत अहम मौके पे होने जा रहा है कि जिस वक्त रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत सलाबी सूरत हाल है, जिसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने यूनाइटेड नेशन में भी बताया, और लास्ट मंथ उधर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद में मीटिंग में भी बताया। तो ये इस तनाज़र में बहुत अहम इजलास होने कल जा रहा है, जिसमें हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से 2 एजेंडे ख़ास तौर पे पेश किए जाएंगे, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने आज जाने से पहले जिक्र भी किया। एक मौसमी तब्दीली के बारे में, और दूसरा ग़ज़ाई किल्लत के बारे में, क्योंकि ग़ज़ाई किल्लत से एशिया बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहा है। मैं बिल्कुल खालिद साहब इसी जानिब आना चाह रही हूँ, क्योंकि आलमी बैंक भी इस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी कर चुका है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की जो आलमी वबा थी, इसके बाद मईशत की बहाली और फिर ये जो यूक्रेन जंग है, इसके बायस भी हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। ये जो जंग है इसके बायस ज़ाहिर है बढ़ती हुई महंगाई है, और आइंदा साल जो है आलमी मईशत का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा माशी सुकड़ाव का हमें शिकार होता दिखाई दे सकता है। क्या एशियाई ममालिक जो हैं अगर बाहमी तिजारती रवाबित को फ़रोग दे दें, कोई ऐसा लाहे अमल अपना लें, आपस में इत्तेहाद बढ़ा लें, मईशत को फ़रोग दे लें, तो इन सारी आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से निकला जा सकता है जो मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आ रहा है और मज़ीद आ सकता है आने वाले वक्तों में? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर एशियाई ममालिक का विद इन दी एशियन कंट्री जो तजारत का हुजम रहा है वो बहुत कम रहा है। हमारी ज़्यादातर तजारत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक की ज़्यादातर तजारत जो है वो यूरोप के साथ रही है, या दूसरे जो इस कॉन्टिनेंट से बाहर के ममालिक हैं उनके साथ रही है। कोरोना की सूरत हाल में हमने ये देखा है कि सारे ममालिक के तजारत का हजम बहुत सुकड़ गया, और जो एशियाई ममालिक हैं उनको एक नई मार्केट की तलाश है इस टाइम पे। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम कि एशियाई ममालिक सारे इकट्ठे बैठें और आपस में ये डिसाइड कर लें कि हमने वेस्ट के साथ तो तजारत करनी है, लेकिन हमें आपस में भी तजारत करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूँ कि हमारा तजारत का हजम एशियाई ममालिक का आपस में इसलिए भी ज़्यादा नहीं था कि रोड्स की किल्लत थी और कनेक्टिविटी इश्यूज थे, लेकिन जो चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है, सी पैक जिसका एक हिस्सा है, उसकी वजह से हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है एशियाई ममालिक के दरमियान वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 3 कॉरिडोर जो हैं वो सेंट्रल एशिया में से गुजर रहे हैं। एक कॉरिडोर सी पैक पाकिस्तान से गुजर रहा है, और सी पैक के हवाले से पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है इस रीजन में और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जितने लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं जिनका समुंदर के साथ डायरेक्ट बंदरगाहें नहीं हैं, वो सब मुल्क अब सी पैक के रूट के ज़रिए कराची और गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम ये सुनते चले आए हैं कि एक अकेला 2-11, लेकिन हमने इस पर अमल दरामद होते देखा नहीं है, ख़ासतौर पर जब हम एशियाई खित्ते की बात करते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े मसाइल हैं, अगर उनकी इब्तदा जो है वो सुपर पावर्स की जानिब से की गई है, तो उनका इख्तिताम भी कोई सुपर पावर ही सामने आएगी और वही करेगी।
लेकिन बात वही है 211 वाली कि अगर ये छोटी छोटी ताकतें, छोटे छोटे ममालिक अगर मिल जाएं तो ये एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। मैं यूक्रेन के मसले को लेकर खालिद साहब बात करना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक एशियाई मुल्क इसमें किरदार अदा नहीं कर पा रहा तो हम सब अगर मिल भी जाएं तो इसमें वो किरदार अदा नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में बड़ी अहम और भरपूर आवाज़ बन सकती है अगर एशियाई ममालिक इस पर यकजान हो जाएं, यक आवाज़ हो जाएं, क्योंकि नुकसान भी तो ज़्यादा इन्हीं ममालिक का हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हो रहा है इस जंग की वजह से। जी, ये आपने एक बड़ी अहम बात की है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगा। पिछले साल की 15 अगस्त को पिछले साल हमने देखा जिस वक्त नेटो फोर्सेस और अमेरिका ने एकदम से अफगानिस्तान से इनखला किया तो अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन डेवलप हो गई थी। ये एक वो टाइम था कि जिस वक्त उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और बाकी एशियाई ममालिक ने मिल के अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम किया। और ये अभी एक बड़ी रिसेंट एग्जांपल थी अफगानिस्तान की जिसमें एशियाई ममालिक ने आपस में मिल के काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो इशू है यूक्रेन और रशिया का वो एशियाई ममालिक के ताउन से हल हो सकता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, 2 साल पुरानी है। 2020 में जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई जिसमें अज़रबैजान ने अपने कराबाख का जो इलाका जिसके बारे में आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया, जब अज़रबैजान ने वो वाला अपना इलाका वापस लिया आर्मीनिया से तो उस जंगबंदी में रूस, चीन और बाकी ममालिक ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया और वो मसला यहाँ पे रिजॉल्व हुआ। तो बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि एशियाई ममालिक आपस में मिल बैठ के हल करने की सलाहियत रखते हैं और कर रहे हैं सिर्फ जी। बट इसमें ये मैं आपको बताता चलूं क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जंग का मसला अब एशियाई मसला नहीं रहा, वो एक ग्लोबल मसला बना हुआ है क्योंकि उसमें यूरोप इन्वॉल्व हो गया हुआ है, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो। तो इसमें हमने देखा लास्ट मंथ जब शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म साहब उधर गए हुए थे, समरकंद गए हुए थे, वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम के अंदर भी जो बड़े ममालिक थे उन्होंने भी रूस से इस मौके पे ये बातचीत की कि ये जंग बंदी कैसे हो सकती है। और इसके अंदर बहुत सारे एशियाई ममालिक ख़ास तौर पे चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो। और चाइना, पाकिस्तान या तुर्की नहीं, अगर और भी ममालिक शामिल हो जाते हैं या आवाज़ मजबूत हो जाती है तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ख़ासतौर पर अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से और ममालिक को पाकिस्तान को देखते हुए आगे आना चाहिए, है बात करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें हम हमेशा मगरिब की जानिब देख रहे होते हैं, अमेरिका की जानिब देख रहे होते हैं, और वो है मौसमियाती तब्दीली जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। आप जानते हैं सर कि पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन यानी 33 मिलियन लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। वफाकी वज़ीर जो है हमारी मौसमियाती तब्दीली की सेनेटर शहरी रहमान, उन्होंने आज फिर बताया है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाबी नुकसानात का जो इब्तदाई तखमीना है वो $40 अरब लगाया है। जानी नुकसान अपनी जगह पर है, हमारी ज़राअत किस तरह से मुतासर हुई है, इसका कितना नतीजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ेगा, ये सब अपनी जगह है। लेकिन इस मौसमियाती तब्दीली को लेकर भी तो एशियाई ममालिक खुद से कोई हिकमत अमली अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते हैं। खालिद तैमूर साहब जी, ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। इस बारे में मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात की है। वो इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज या मौसम के ऊपर जितनी भी बातचीत हो रही है वो एक ग्लोबली हो रही है। एशिया के अंदर इस वक्त कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करे। एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने ममालिक हैं एशिया के वो अपनी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी कोई भी मुल्क इनफरादी तौर पे नहीं बना सकता। वजह यह कि हो सके हमारी पॉलिसी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे साथ वाले किसी मुल्क की पॉलिसी ठीक नहीं है तो उनके मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसका असर हमारे मुल्क पे होगा। तो एशियाई मुल्क के अंदर किसी किस्म का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे एक एशिया क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के बारे में बात की जा सके। और मैं समझता हूँ कि कल हमारे वज़ीर आज़म साहब इसमें लीड लेंगे और बात करेंगे क्योंकि उनके एजेंडे पे क्लाइमेट चेंज टॉप मोस्ट पे है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो आपने जिक्र किया कि इतने सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं और इतना ज़्यादा जो सैलाब आया है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं आया,
وہ دنیا میں جو کچھ کاربن گیسز یا دوسرے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اس کا اثر پاکستان ہے. یو این سیکرٹری جنرل جب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے اس کی وجہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا تو کلائمیٹ چینج میں کنٹریبیوشن شاید 1 یا 2% ہے. باقی دنیا کا اگر 90 یا 99% ہے تو دنیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ایشیائی ممالک کے لیے یہ ٹائم ہے کہ وہ کٹھے بیٹھیں اور ایک ایشیا کی کلائمیٹ چینج پالیسی کے اوپر بات کریں, کیونکہ ابھی جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیرس میں ہوتی ہیں یا وہ ویسٹ میں ہوتی ہیں, جو کہ ویسٹرن پالیسیز اس پہ ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں اور ایشیا کے اندر سے کوئی میکنزم نہیں ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اچھا لیکن ایک اور چیز جو حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہاں ایشیائی ممالک کے اوپر بڑھتے جو منڈلاتے دہشت گردی کے خطرات ہیں, خدشات ہیں, وہ بھی ہیں, ان کو ایڈریس کیا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جب یو این جی اے کے فورم پر جاتے ہیں تو وہاں پر افغانستان کے حوالے سے بات کرنا بالکل نہیں بھولتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر یہ تمام ایشیائی ممالک یہاں پر بیٹھ رہے ہیں, تمام سربراہان بیٹھ رہے ہیں, تو ایک اس مسئلے کے بارے میں بھی بات کی جانی چاہیے؟ اگر کی جانی چاہیے تو وہ کیا بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا افغانستان سے چاہ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے نہیں کی جاتی ہیں. تو جب ایشیائی ممالک کی جانب سے کسی ایک یا دو ممالک کی جانب سے کہا بھی جاتا ہے تو جواب آگے سے آتا ہے کہ یہ تو وہ کر ہی نہیں رہے جو ہم چاہتے ہیں. تو پھر ایشیائی ممالک مل کر کیا ایسا کوئی لاہ عمل اپنا سکتے ہیں کہ افغانستان سے کہا جائے کہ وہ ان شرائط پر عمل درآمد کرے جس سے اس کے لیے بھی آسانی اور باقی ملکوں کے لیے بھی؟ جی اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایشیا کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, جس میں ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ریٹس کے نام سے ہے, ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم نیٹ ورک ہے, جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر آتا ہے. اور ایشیا کے اندر اس وقت ٹیررزم کی تھریٹ واقعی بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے آلدو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی پہ قابو پا سکیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں افغانستان کے اندر خود بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہے, کیونکہ بہت ساری وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو کہ بینڈ تنظیمیں ہیں جو کہ دہشت گردی پھیلا رہی ہیں, اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ سر فہرست ہے. لیکن اس وقت جو دہشت گردی کی تھریٹ ہے وہ ازبکستان کو بھی ہے, وہ تاجکستان کو بھی ہے, وہ ایران کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے. تو ایشیائی ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں. اتفاق سے سیکا کے جو 5 ایجنڈاز ہیں اس کے اندر سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کا ایک شق ہے اس کے اندر, جو کہ ان کے مینڈیٹ کے اندر آتا ہے. اور سیکا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 27 ممالک اس کے ممبرز ہیں ایشیا کے, اور اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایشیا کے اندر اور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ یہ 27 ممالک کٹھے بیٹھیں اور کوئی ریجنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر بنائیں بھی اور عمل بھی کریں. جہاں تک افغانستان کی بات ہے, افغانستان کے اوپر پریشر جو ہے وہ امریکہ سے نہیں آنا, وہ ویسٹ سے نہیں آنا, وہ پریشر آنا ہے ان کے سرحدی ممالک کے ساتھ جن کی سرحدیں ان کے ساتھ ملتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں. آلدو کہ طالبان حکومت کی پوری کوشش ہے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم افغان حکومت کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, کیونکہ ہم نے ایک سال میں دیکھا ہے کہ ان کی طالبان فورسز کی, ان کی انٹیلیجنس کی, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ سارے پہلے گوریلا وار لڑتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف, تو ان کی ایک آرگنائزڈ فورس کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل ایشین ممالک کو یہ چاہیے کہ افغانستان حکومت کو اس بات پہ فورس کریں کہ جی آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, کیونکہ جب تک افغانستان کی سوائل سے اٹیکس ہوتے رہیں گے ارد گرد کے ممالک میں, تب تک ریجن کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اور چیز بھی قائم نہیں ہونے دے رہی ہے بہت عرصے سے دو ممالک کے درمیان. میں بات کر رہی ہوں پاکستان اور بھارت کی, اور وہ مسئلہ کیا ہے خالد صاحب آپ بخوبی جانتے ہیں, یو این جی اے میں بھی اس کی گونج سنائی دی. میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کی بات کر رہی ہوں. یہاں روابط آپس میں ممالک کو بڑھانے ہیں,
تجارت آپس میں ممالک کو بڑھانی ہے، دہشت گردی کے خلاف مل کر حکمت عملی طے کرنی ہے، یہ سارے نکات، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. لیکن جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر. اور دو بڑے اہم ممالک جو ہیں اس خطے کے، وہ آپس میں تجارت اور دیگر چیزیں صرف اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے درمیان بڑے سالوں سے لٹکا ہوا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ہم ظاہر ہے دوسروں کی جانب دیکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان پر کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر آواز اٹھائی جاتی ہے، کشمیریوں کی جانب سے اٹھائی جاتی ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا ہے. ظاہر ہے دوسرے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ایشیائی ممالک کس طرح سے اس بیٹھک کے اندر مل کر اگر پاکستان کی جانب سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو مدد کر سکتے ہیں، پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی، بھارت کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ مسئلہ حل کریں، آگے بڑھیں، مسائل نہیں پیدا کریں، اپنے جو وسائل ہیں وہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کریں. جی جہاں تک مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو اب پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت پورا بھارت ہی مقبوضہ کشمیر بن گیا ہوا ہے. کیونکہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر اور جو لوور کاسٹ کے ایون ان کے ہندو ہیں اور جو باقی ادھر ریلیجن کے لوگ رہ رہے ہیں بھارت کے اندر، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ بھارت اٹسیلف ایک دنیا کے لیے ایشو بنتا جا رہا ہے. اور بھارت کے اندر اس وقت کی جو صورتحال ہے، پورے بھارت کے اندر ایک کرفیو سا عالم ہے، جس میں ایک RSS جو ان کی ہے اور BJP، ان لوگوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی ہوئی ہے کہ جی بھارت جیسے ہندو دیش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مسلمان ہو گئے، کرسچن ہو گئے اور باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یا ایون جو ایتھنک لوگ ہیں، جو مختلف ایتھنک ہیں، ان کے لیے بھی رہنا بڑا تنگ ہو گیا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تو پچھلے 2 سال سے کرفیو کا عالم ہے، نہ بچے اسکول جا رہے ہیں. اور وہاں پہ تو یہی ساری صورتحال بھارت کے اندر، ناگالینڈ میں اور بہت سارے صوبوں کے اندر ہو گئی ہے. اس پر دنیا کو بڑا سیریسلی بیٹھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن اور باقی جتنی تنظیمیں ہیں، سیکا ہو گئی، SC ہو گئی، ان سب کو ایک اسپیشل اجلاس بلانے چاہیے. کیونکہ بھارت کے اندر جو اس وقت حکومت ہے، وہ اس نے تو پورے بھارت کو ہی آپ سمجھے مقبوضہ کشمیر کے اندر کی طرح کنورٹ کر دیا ہوا ہے. اور وہاں پہ خاص طور پہ مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ اسلامی ممالک کو، OIC تنظیم کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن سیکا کا اگین پلیٹ فارم ہے جو کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں بھارت کے، بے شک ساؤتھ ایشیا کے ہوں، سینٹرل ایشیا کے ہوں یا باقی ایشین کنٹریز ہوں، ان کو بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور یہ دباؤ جتنا زیادہ بھارت کے اوپر ڈالا جائے گا، اتنے ہی ان کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنی چینج آف پالیسیز کریں، جس کا ابھی کوئی امکان نہیں آتا. امکان دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کو لے کر مشترکہ ایفرٹ کی جائے. بہت شکریہ خالد تیمور صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سیکا کے حوالے سے میں آگاہ کر رہے تھے کیا اہداف ہیں پاکستان کے اور کیا پاکستان اس سے حاصل کر سکتا ہے. خاص طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں یہاں جب وہ پہنچے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، بہت اہم معاملات ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے، اس پر آج ہم تجزیہ جان رہے تھے. خالد تیمور صاحب کو بہت شکریہ. اچھا